बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव टू MnO2 इज। इसमें बोला गया है कि अगर हम MnO4 नेगेटिव के 1 मोल को MnO2 में रिड्यूस करते हैं तो कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा। तो बच्चों चार्ज निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला लगाते हैं N इंटू वी एफ मतलब वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एफ, जहां पर N का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, Q का मतलब हो गया चार्ज और F का मतलब हो गया फैराडे। ये चार्ज की यूनिट होती है। अब यहाँ पर आपको करना ये है कि जो आपके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसकी वैल्यू रख देंगे 1। अब वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालना है कि जो आपको कंपाउंड दे रखे हैं MnO4 नेगेटिव और MnO2, उसमें आपको Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालना है। तो यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। तो अगर हम इनमें डिफरेंस देखें कि ऑक्सीडेशन स्टेट का कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पर डिफरेंस आता है 3 का। इसी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी फैक्टर। यहाँ पर Q मुझे निकालना है, Q डिवाइडेड बाय F। तो यहाँ पर F इससे मल्टीप्लाई में जाएगा तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 फैराडे। और यही आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, ये जो चार्ज हमने निकाला है वो फैराडे में निकाला है। मान लीजिए अगर ऑप्शन में चार्ज आपको कुलाम में दिया होता तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर Q इज इक्वल टू आपका 3 और जो फैराडे होता है 1 फैराडे की वैल्यू होती है 96500 कुलाम। तो फैराडे की जगह आप क्या रख देते, 96500 कुलाम रख देते और इसको मल्टीप्लाई करके आपका जो आंसर है वो कुलाम में आ जाता। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट कौन सा है। तो पहला आपसे बोल रहा है रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखिए पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट होता है वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। अब सेकंड क्या बोल रहा है, हाफ लाइफ ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट। अब देखो बच्चों, हाफ लाइफ का अगर मैं जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला बताऊं तो टी हाफ होता है आपका आर नॉट अपॉन 2K, जहां पर आर नोट का मतलब होता है इनिशियल कंसंट्रेशन और के का मतलब है आपका रेट कांस्टेंट। और यहां पर हमें फॉर्मूले से दिख रहा है कि जो आपका टी हाफ है मतलब हाफ लाइफ जो है वो रेट कांस्टेंट के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपका करेक्ट है। सी में बोल रहा है कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन में बी जीरो, ये स्टेटमेंट आपका गलत है और गलत ही स्टेटमेंट पूछा था तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब ये गलत क्यों है, क्योंकि बेटा जो मॉलिक्यूलरिटी होती है, मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन होती है द नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज पार्टिसिपेटिंग इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, उनका नंबर, किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका नंबर ही कहलाता है आपका मॉलिक्यूलरिटी। तो बच्चों कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसमें रिएक्टेंट हमेशा प्रेजेंट होंगे और अगर हमेशा प्रेजेंट होंगे तो मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकती। मॉलिक्यूलरिटी या तो 1 होगी, 2 होगी या मैक्सिमम 3 हो सकती है। मॉलिक्यूलरिटी कभी फ्रैक्शन भी नहीं होती और ना ही कभी जीरो होती है। रीजन क्या है, क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का नंबर जीरो नहीं हो सकता, इस वजह से मॉलिक्यूलरिटी भी जीरो नहीं हो सकती। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है द एलिमेंट हैविंग AR3D10 4s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज। आपसे पूछा जा रहा है कि ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किस एलिमेंट का होता है। ठीक है, अब ये फाइंड आउट करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, देखिए मैं सबसे आसान तरीका बताता हूं आपको। देखिए आर्गन जो है वो नोबल गैस है और नोबल गैस का एटॉमिक नंबर आर्गन का होता है बच्चों 18। कितना होता है, 18 होता है। डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 हैं। एस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 है। अगर मैं इन सबको कैलकुलेट करता हूं, इनका सम करता हूं तो मुझे मिलेगा 29। 29 जो ये नंबर है ये उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है जिसका ये कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। और हम जानते हैं कि 29 एटॉमिक नंबर होता है कॉपर का। तो इसका मतलब ये हुआ दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर और आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है द कॉम्प्लेक्स आयन, एक आपका आयन ये है और एक आपका आयन ये है, आर कॉल्ड। पहला ऑप्शन आयनाइजेशन आइसोमर्स, लिंकेज आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये जो 2 आपको कॉम्प्लेक्स आयन दिए हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ये कौन से आइसोमर हैं। तो बच्चों आइसोमर की मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, आप उससे जाकर देख सकते हैं। इसमें आपको ये देखना है कि ये जो कंपाउंड आपको जो गिवन है इस कंपाउंड के अंदर आपका NO2 प्रेजेंट है जो कि एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है। और आपको ये बताया जाता है कि जिन कंपाउंड्स के अंदर एम्बीडेंटेड लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं वो कंपाउंड जनरली लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं बच्चों, वो लिगेंड्स जो मेटल से डिफरेंट एटम के थ्रू जुड़ते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर इस कंपाउंड में जो कोबाल्ट है
वो NO2 के साथ नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डेड है, और इस वाले कंपाउंड में अगर आप देखें तो यहाँ पर कोबाल्ट आपका ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। देखिए NO2 और ONO ये दोनों केवल लिंकेज में डिफरेंट हैं। यहाँ पर ये जो आपका ONO है यहाँ पर ऑक्सीजन से बॉन्डेड है और यहाँ पर आपका नाइट्रोजन से बॉन्डेड है, बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ पर लिंकेज में डिफरेंस है, इसलिए आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, जिस भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपके एम्बिडेंट लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे कंपाउंड लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं। इसके बाद आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, द डायमैग्नेटिक स्पीसीज इज। अब देखिए बच्चों, डायमैग्नेटिक स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जिनके ऑर्बिटल्स में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। अगर किसी कंपाउंड में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो वो स्पीसीज क्या कहलाती है? आपकी डायमैग्नेटिक कहलाती है। ठीक है, तो आपको बेटा एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। तो हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं, NiCN का होल 4 और इस पे चार्ज है -2। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें सेंट्रल मेटल एटम जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करूंगा। तो निकिल को मैंने X मान लिया ऑक्सीडेशन स्टेट को। यहाँ पर CN आपके 4 हैं और CN पे चार्ज होता है -1 और इक्वल में आ जाएगा इसका चार्ज -2। जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर आपकी X की वैल्यू आई +2। यहाँ पर जो आपका एलिमेंट है वो निकिल है, उसका एटॉमिक नंबर आपको गिवन है 28 होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3D8 और 4s2 होगा। अब निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो +2 स्टेट में इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो +2 का मतलब है कि आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। तो जो S के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम बाहर निकाल देंगे, जिससे S आपका 0 हो जाएगा और D में आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को आप ऑर्बिटल्स में भरते हैं। 3D ऑर्बिटल में भरोगे तो 3D में आपके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। इन ऑर्बिटल्स में आपने इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया। S आपका खाली है। अब इस कंपाउंड में अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें CN लिगेंड है और CN एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं? ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करते हैं। ठीक है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको पेयर्ड कर देते हैं। तो इस CN लिगेंड की प्रेजेंस में ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये आपका पेयर अप हो जाएगा। ठीक है, ये पीछे वाले ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएगा और शिफ्ट होने के बाद D ऑर्बिटल्स में इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देंगे। पेयरिंग के बाद आप देखते हैं कि ऑर्बिटल में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? आपके पेयर्ड हैं। इस वजह से ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है ये आपका क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो पेयरिंग का कॉन्सेप्ट होता है ये केवल उन्हीं कॉम्प्लेक्सेस के अंदर लगता है जिनमें आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। तो हमारा बच्चों पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, राइट द करेक्ट IUPAC नेम फॉर। बेटा ये वाला कंपाउंड हमको दिया हुआ है और इस कंपाउंड का मुझे IUPAC नेम लिखना है। अब ये बेंजीन का कंपाउंड है, तो इसमें हम IUPAC नेम कैसे लिखेंगे? देखिए बेंजीन से एक Cl लगा है और एक आपका एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, ये Cl और एल्काइल ग्रुप हैं। तो Cl का नाम होता है बच्चों क्लोरो। ये ऑलवेज जो Cl होता है वो प्रीफिक्स का काम करता है। तो सबसे पहले हम बच्चों इस कंपाउंड में नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग बेंजीन रिंग के ऊपर डलेगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करी जाए? Cl से स्टार्ट करी जाए या CH3 से स्टार्ट करी जाए? तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, अगर आप नंबरिंग बेंजीन रिंग पे कर रहे हो तो उस कंडीशन में Cl और CH3 ये दोनों प्रीफिक्स का काम करेंगे और इनमें से जो भी प्रीफिक्स अल्फाबेटिकल पहले आएगा उसी के कार्बन से आपको नंबरिंग करनी है। तो Cl जो है वो इसका नाम होता है क्लोरो और CH3 का नाम होता है मिथाइल। तो अल्फाबेटिकल C मतलब क्लोरो पहले आता है, इसलिए हम नंबरिंग बेंजीन की इस कार्बन से करेंगे और इस तरह से नंबरिंग करते चले जाएंगे। ठीक है, नंबरिंग करने के बाद अब हम इसका नाम लिखेंगे। नाम पहले किसका लिखा जाता है? प्रीफिक्स का, और उस प्रीफिक्स का नाम पहले लिखा जाता है जो अल्फाबेटिकल पहले आता है। तो हम पहले लिखेंगे Cl का नाम, तो 1 क्लोरो हो जाएगा और 4th पोजीशन पे CH3 ग्रुप है, CH3 को बोलते हैं मिथाइल, तो 4 मिथाइल, और ये बचा हुआ जो पार्ट है इस पार्ट को हम बोलते हैं बेंजीन। तो नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। आपका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोल रहा है कि अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल मतलब 2 डिग्री अल्कोहल को CrO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा? तो CrO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। तो आपका जो ऑप्शन बेटा करेक्ट होगा वो B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आता है। अब ये पूछ रहा है कि बच्चों यहाँ पर जो फिनॉल है, फिनॉल को सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट करा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि बताओ कि इनमें से कौन सी नेम रिएक्शन है? फिनॉल किस नेम रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है? तो बच्चों इस रिएक्शन का नाम है कोल्बे रिएक्शन। क्या है? कोल्बे रिएक्शन। देखिए जब भी
आपके फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाए तो समझ जाइएगा वहां पर कौन सी रिएक्शन होगी, कोल्बे रिएक्शन। एक रिएक्शन और मैं आपको बता रहा हूं, अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता कि किस रिएक्शन में फिनॉल आपका सैलिसिल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, मतलब कि यहां पर CHO होता, तो ये रिएक्शन होती है राइमर टिमन रिएक्शन। कौन सी? राइमर टिमन रिएक्शन। अगर फिनॉल को इस कंपाउंड में कन्वर्ट करा जाता है, इसको सैलिसिल्डिहाइड बोलते हैं, तो रिएक्शन का नाम होता है राइमर टिमन रिएक्शन। और अगर सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट करवा रहा है तो ध्यान रखना कौन सी रिएक्शन है, आपकी कोल्बे रिएक्शन है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब कोल्बे रिएक्शन कैसे होती है वो भी मैं आपको बता दूं। जब हम फिनॉल की रिएक्शन पहले NaOH के साथ कराते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं, फिर एसिड के साथ कराते हैं। पहले NaOH, CO2 और H पॉजिटिव। जब हम इनके साथ रिएक्शन कराते हैं तो फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग जाता है और कंपाउंड बन जाता है आपका सैलिसिलिक एसिड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एग्जाम्पल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। देखिए, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बच्चों क्या होता है कि जब आप किसी प्रोटीन में कुछ चेंजेस करते हैं, फिजिकल चेंजेस, मतलब जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं या प्रोटीन का pH चेंज हो जाता है, तो जो प्रोटीन की जो सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है और केवल प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की रिटेन रहती है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें जो प्रोटीन है अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस कर देता है और उसकी जो सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर हैं वो भी लॉस हो जाती हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। और डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के जो एग्जाम्पल हैं बच्चों वो होता है आपका कोएगुलेशन ऑफ एग वाइट, कर्डिंग ऑफ मिल्क, ये दो एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है ना। या बॉइलिंग ऑफ एग भी आ सकता है। तो ये जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइन टुगेदर बाय। तो बच्चों याद रखिएगा जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो आपस में फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के थ्रू जुड़े होते हैं। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। आपसे पूछ रहा है कि जो स्कर्वी डिसीज होती है वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जो स्कर्वी होती है वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। और विटामिन सी का जो केमिकल नेम होता है वो होता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। याद रखिएगा विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो आपका जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मतलब एस्कॉर्बिक एसिड। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13 आता है। 13 में आपसे असर्शन रीजन पूछा गया है। असर्शन में बोला गया है इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल इट्स अ हाफ लाइफ इज ऑल्सो डबल। बच्चों फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ का जिक्र करा गया है तो मैं आपको हाफ लाइफ का फॉर्मूला बताता हूं कि टी हाफ इज इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन के होता है। तो बच्चों फर्स्ट ऑर्डर का जो फॉर्मूला है, फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ का जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में कहीं पर भी बेटा आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दिखाई नहीं दे रही है। मतलब ये है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसका हाफ लाइफ पीरियड आपका इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन में कोई चेंज करते हो, या कंसंट्रेशन को डबल करते हो या हाफ करते हो, तो हाफ लाइफ पीरियड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये जो असर्शन में बोला गया है कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डबल करने से हाफ लाइफ डबल हो रहा है, ये बात गलत है, असर्शन यहां पर गलत है। अब रीजन में क्या बोला है, द हाफ लाइफ ऑफ a reaction does not depend upon initial concentration of the reactant in a first order reaction। अब यही मैंने आप लोगों को बताया है भी कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो टी हाफ है वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि टी हाफ में कहीं पर भी आपको इनिशियल कंसंट्रेशन वाली टर्म दिखाई नहीं दे रही है। तो फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता बच्चों। तो ये आपका जो रीजन वाला पार्ट है वो सही है। तो असर्शन गलत है, रीजन आपका सही है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 14 में बोला गया है कॉपर कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट मिनरल एसिड। आपसे कहा जा रहा है कि जो कॉपर है वो मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करता। देखिए ये चीज़ हम 10th क्लास में पढ़ते हैं कि जो मेटल होते हैं वो बच्चों मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करते हैं, है ना।
लेकिन ये कहा जा रहा है इस वाले केस में कि जो कॉपर मेटल है वो मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं करता है। अब क्यों नहीं करता है, रीज़न क्या है? देखिए, जो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते हैं उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एलिमेंट की एसआरपी मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो अगर पॉजिटिव होती है तो जनरली ऐसे मेटल आपके एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो ये बिल्कुल बात सही है। आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो कॉपर एलिमेंट है वो आपका हाइड्रोजन के नीचे आता है, और हमें मालूम है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट की एसआरपी पॉजिटिव होती है, और ये एलिमेंट हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन नहीं करते जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो बच्चों, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, कॉपर हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं करता है। और रीजन में क्या लिखा हुआ है? रीजन में लिखा हुआ है कि कॉपर हैज़ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये बात भी सही है, और ये चीज़ ही एक्सप्लेन कर रही है कि भैया कॉपर क्यों नहीं रिएक्ट करता है। ठीक है, तो असर्शन रीजन सही है और विथ एक्सप्लेनेशन सही है, तो आपका ए ऑप्शन बच्चों करेक्ट हो जाएगा। 15 पे आ जाइए। असर्शन में बोल रहा है एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। ठीक है, देखो ये बात भी बिल्कुल सही है कि गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से आप एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। हाँ, एलिफेटिक प्राइमरी एमाइंस बना सकते हो, लेकिन एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस का प्रिपरेशन गैब्रियल थैलामाइड से नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता बच्चों? ये जो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन है, थैलेमाइड रिएक्शन है, ये रिएक्शन में SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। SN2 मैकेनिज्म मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो अगर मुझे एरोमेटिक 1 डिग्री एमाइन बनाना है तो इस केमिकल रिएक्शन में मुझे एराइल हैलाइड यूज़ करना पड़ेगा, और एराइल हैलाइड के अंदर बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाती। इस वजह से यहाँ पर इस मेथड के थ्रू आप एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन का प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो असर्शन बिल्कुल सही है, रीज़न मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि भैया अगर मुझे एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस बनाना है तो मुझे रिएक्शन में एराइल हैलाइड को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एराइल हैलाइड यूज़ करके ही हम क्या बना सकते हैं? एरोमेटिक 1 डिग्री एमाइन बना सकते हैं। और बच्चों, एराइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है, इस वजह से 1 डिग्री एमाइन का प्रिपरेशन नहीं होता है। अब रीजन में क्या लिखा हुआ है? एराइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद द एनाइन फॉर्म बाय थैलामाइड। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता रहा था कि एराइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चों नहीं होती है, और ये आपका रीजन सही है, और ये असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट हमारा क्वेश्चन है 16 में कह रहा है कि विटामिन डी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। ये गलत है बच्चों, गलत है, बिल्कुल गलत है। जो आपका विटामिन डी होता है, विटामिन डी, ये बच्चों फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये क्या है? ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये हमारी बॉडी में स्टोर्ड हो जाता है भैया। जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन हैं हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं। केवल वो विटामिन जो आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रह पाते। जैसे विटामिन बी और विटामिन सी, ये वाले जो विटामिन हैं ये आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं, और वाटर सॉल्युबल होने की वजह से ये यूरिन के थ्रू बच्चों हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो ये वाले बी और सी विटामिन हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, बाकी सब हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होंगे, क्योंकि बाकी जो हैं वो आपके फैट सॉल्युबल हैं, और फैट सॉल्युबल विटामिन आपका बॉडी में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पर जो असर्शन है बिल्कुल गलत है, और भैया विटामिन डी जो है वो बॉडी में स्टोर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आपसे बोला गया है कि विटामिन डी इज फैट सॉल्युबल। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, फैट सॉल्युबल विटामिन है, एंड इज नॉट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉडी इन यूरिन। और आपसे कह रहा है कि ये हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू एक्सट्रैक्ट मतलब बाहर नहीं निकलता है। वही चीज़ मैंने आपको बताई कि भैया ये फैट सॉल्युबल है, ये आपकी बॉडी से यूरिन के थ्रू नहीं निकलेंगे। यूरिन के थ्रू केवल वही विटामिन एक्सट्रैक्ट होते हैं जो पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं, और केवल बी और सी ही ऐसे विटामिन हैं जो हमारी बॉडी में यूरिन के थ्रू एक्सट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज दे आर द वाटर सॉल्युबल। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी।